दोस्तों, आज अपने चारों ओर जरा एक बार नजर घुमाइए और देखिए आपको क्या दिखता है। रोशनी के लिए बल्ब, दुनिया भर के लोगों से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट और ना जाने कितनी आधुनिक और अद्भुत चीजें। मगर जरा सोचिए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ होगा। ये आधुनिकता और आविष्कार और मानव जाति का इस प्रकार से विकसित होना, ये सब कुछ कब शुरू हुआ होगा। आप में से कुछ कहेंगे कि 100 साल पहले, या कुछ कहेंगे कि 1000 साल पहले, और कुछ हो सकता है कि 1 लाख साल पहले भी कहें। लेकिन ये सारे जवाब गलत हैं, क्योंकि सही जवाब आप सबकी कल्पना से भी परे है। क्योंकि ये कहानी आरंभ हुई थी आज से 450 करोड़ साल पहले। ये कहानी है पृथ्वी की, वहां पर रहने वाले जीवन की और सबसे अहम भाग हम इंसानों की। यह है अंतरिक्ष, जहां इस समय चारों ओर सिर्फ तबाही हो रही है और इस तबाही का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है नवजीवन का निर्माण। यहाँ पर ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों से इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट होकर अलग अलग चीजों का निर्माण कर रहे हैं। यही कॉस्मिक डस्ट अलग अलग जगहों पर जाकर एकत्र हुई और एकत्रित होते ही इन्होंने रचना की सूर्य और 8 ग्रहों समेत हमारे विशालकाय सौर मंडल की। यह तस्वीर है आज से 450 करोड़ साल पहले की, जब हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ था। पर सौर मंडल से भी महत्वपूर्ण ये कहानी है हमारी धरती की, जिसकी बदौलत हम इतने शालीन वातावरण को जी पा रहे हैं। जब पृथ्वी नई नई बनी थी तो एक साधारण ग्रह की तरह वह भी आग में झुलस रही थी। सही मायने में इंसानों के लिए यह किसी नर्क से कम नहीं थी। आज के मुकाबले धरती का वातावरण और उसका तापमान बहुत ही अझेल और गर्म था, क्योंकि यहाँ पर ना तो वातावरण को ठंडा करने के लिए कुछ था और ना ही तापमान को संतुलित करने का कोई माध्यम। तो ऐसे में ये विचार उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी खगोलीय घटना घटी जिसकी वजह से धधकती हुई धरती आज पनपती हुई धरती बन गई। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती का तापमान 400 डिग्री फ़ारेनहाइट या कहें कि 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। धरती पर चारों ओर सिर्फ आग और लावा बहता था। हमारी पृथ्वी पर ओजोन लेयर भी नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का वायुमंडल उस समय धरती पर मौजूद था, जिसके कारण सूर्य की सारी रेडिएशन हमारी धरती पर डायरेक्ट टकराती थी, जिससे यहाँ का वातावरण और भी ज्यादा खराब हो जाता था। धरती की उत्पत्ति के 2 करोड़ साल बाद मंगल ग्रह के आकार का एक बड़ा सा ग्रह मुसीबत बनकर पृथ्वी की ओर टकराने के लिए चला आ रहा था। ये वो पल था जब मानव जीवन की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। लेकिन ये हमारा असीम भाग्य ही था कि वो ग्रह ज्यादा बड़ा नहीं निकला। पर आकार में ज्यादा बड़ा ना होने के बावजूद भी उसका धरती से टकराना अब एक ऐसी अनहोनी का रूप ले चुका था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। और जैसे ही वो ग्रह हमारी धरती से टकराया, उस ग्रह के टकराते ही मानो प्रलय आ गया। पृथ्वी के एक छोर के कई टुकड़े हो गए और वो सभी टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। कुछ टुकड़े तो लाखों किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन उनमें से कुछ टुकड़े धरती के ही चारों ओर घूमने लगे। धरती उस टकराव से उभरने की कोशिश कर ही रही थी और फिर से अपने गोल आकार को समेट रही थी। यह वह पल था जब धरती अपनी मौत से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। पर मानो कि जैसे कोई चमत्कार हुआ और इतने भयावह हादसे के बावजूद भी हमारी धरती उसी स्थान पर दृढ़ता से टिकी रही। हाँ, पर इससे एक नुकसान जरूर हुआ, और वो ये कि इस भिड़ंत के बाद हमारी धरती का आकार इस भिड़ंत से पहले वाली धरती से आधा रह गया। पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और अगर कोई कुछ खोता है तो उसके विपरीत वो व्यक्ति कोई ना कोई फल भी जरूर पाता है। ठीक ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। भले ही धरती मौत से कुछ ही कदम की दूरी पर थी और उसने बहुत ही विध्वंसक ग्रह का सामना भी किया, जिसमें उसने अपना काफी हिस्सा खो दिया था। पर इसके उपहार स्वरूप मिला हमें हमारा चंद्रमा। टकराव के बाद जो पत्थर अंतरिक्ष में धरती के चारों ओर घूम रहे थे, उन सभी ने एक जगह पर एकत्रित होकर एक गोलाकार वस्तु की रचना की जो धरती की परिक्रमा कर रही थी। और जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये गोलाकार वस्तु थी हमारा चांद, जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया। पर चंद्रमा के अस्तित्व से धरती के जीवन का क्या संबंध है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना भी लाजमी है, क्योंकि हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा कहने को तो सिर्फ हमारी धरती के चारों ओर घूमता रहता है, पर इसके इनडायरेक्ट रिजल्ट धरती को किसी और ग्रह से भिन्न बनाते हैं। हमारे चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी अपने एक्सिस से टेढ़ी है। अब इसके पीछे के कारण के लिए वैज्ञानिक 2 थ्योरीज देते हैं। पहली तो ये कि चंद्रमा की उत्पत्ति से पहले हमारी पृथ्वी पूरी तरह से सीधी थी, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धरती अचानक से 23.5 डिग्री पर तिरछी हो गई। दूसरा कारण ये माना जाता है कि पृथ्वी पहले से ही तिरछी हुआ करती थी, पर वो धीरे धीरे अपने एक्सिस पर वापस सीधी भी होने लगी थी कि तभी विध्वंसक रूप से ये खगोलीय घटना घट गई और चंद्रमा के द्वारा लगाई जा रही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक्सिस कभी सीधा ही नहीं हो पाया और धरती हमेशा हमेशा के लिए उसी कोण में बनी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती सीधी हो या टेढ़ी, उससे जीवन को क्या फर्क पड़ता है। तो आपको बता दें कि टेढ़ेपन से जीवन को फर्क पड़ता है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि धरती के तिरछे होने के कारण ही यहाँ
यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान और मौसम बना रहता है, जिससे कि संपूर्ण धरती में एक संतुलित वातावरण हमेशा कायम रहता है। पर वातावरण को बदलने वाला भी ऐसा कोई माध्यम इस समय तक धरती पर उपस्थित नहीं था, क्योंकि पूरी धरती में इस समय सिर्फ आग जल रही थी और कुछ नहीं। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ और सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र से धरती पर एस्टेरॉइड्स की बारिश शुरू हो गई। पर इस बार इन उल्कापिंडों का गिरना हमारा दुर्भाग्य नहीं बल्कि एक सुनहरी घटना थी, जो हमारे ग्रह पर किसी भी तरह के जीवन को पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। क्योंकि ये उल्कापिंड कोई साधारण उल्कापिंड नहीं थे, बल्कि ये अपने साथ काफी सारा पानी भी धरती की ओर लेकर आ रहे थे। आपको भले ही ये बात हैरान करने वाली लग रही हो, पर इस प्रकार के पत्थर बिल्कुल आम हैं, जो अपने अंदर काफी सारा पानी सोख सकते हैं और खास परिस्थितियों में उसी पानी को अपने अंदर से निकाल भी सकते हैं। ऐसा ही एक पत्थर रिंगवुडाइट हमारी धरती में भी पाया जाता है, जो दिखने में भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर आकार के विपरीत ये काफी मात्रा में पानी सोखने में सक्षम होता है। और जैसे ही इस पत्थर को सामान्य वातावरण में रखा जाता है, तो ये अपने अंदर का सारा पानी धीरे धीरे करके बाहर फेंकने लगता है। ठीक इसी तरह जब वो एस्टेरॉइड धरती पर टकराई, तब वो अपने अंदर काफी मात्रा में पानी सोख कर बैठे हुए थे। पर जैसे ही उनके आसपास का वातावरण और परिस्थितियां बदली, तो उन्होंने अपने अंदर का सोखा हुआ सारा पानी धरती में निकालना शुरू कर दिया और इस तरह आई धरती पर पानी की पहली बूंद। भाग्य से धरती सूर्य के हैबिटेबल जोन में भी आती है। हैबिटेबल जोन एक तारे से इतनी दूरी का क्षेत्र होता है जिसके अंदर आ रहे ग्रह का तापमान ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा, और जीवन के अस्तित्व के लिए वहां पर सही मात्रा में सूर्य की किरणें भी आती हैं। अब क्योंकि इस क्षेत्र में होने के कारण धरती बिल्कुल उचित मात्रा में सूर्य की किरणें ग्रहण कर रही थी, जिसके कारण ना तो पानी गिरते ही भाप में बदल रहा था और ना ही बर्फ में, और उचित तापमान होने के कारण वो अपने तरल स्वभाव को बनाए रख पा रहा था। ऐसे उल्कापिंडों की वर्षा धीरे धीरे पृथ्वी पर आम होती गई और समय के साथ न सिर्फ धरती पर पानी आ चुका था, बल्कि उसके अलावा यहाँ का वातावरण भी पहले के मुकाबले काफी सामान्य हो चुका था। समय बीतता गया और धरती ने अपने दो सबसे अनमोल तोहफे पा लिए थे। पहला तोहफा था धरती के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन लेयर, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी और यही ओजोन लेयर धरती के वातावरण को संतुलित बना पा रही थी। दूसरा तोहफा था धरती के चारों ओर मौजूद उसकी अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड, जो न सिर्फ पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक सोलर विंड से बचाती है, बल्कि उसके अंदर के सारे एरिया में स्टेबिलिटी भी बनाकर रखती है। अंतरिक्ष से देखने पर अब धरती कुछ आज जैसी ही लग रही थी, पर इसमें कमी थी सबसे महत्वपूर्ण चीज की, यानी जीवन की। और जीव तो पेड़ पौधे भी हैं, जिसका मतलब ये था कि इस समय तक संपूर्ण धरती बेजान पड़ी हुई थी। यहाँ ना तो पेड़ पौधे थे और ना ही ऑक्सीजन। इस दृश्य को देखते हुए मन में उत्सुकता बनती है कि पानी से भरी हुई इस बेजान धरती में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन से भी पहले जीवनदायिनी ऑक्सीजन कहाँ से आई। ऐसे बहुत से सवाल अभी मानव सभ्यता की उत्पत्ति को घेरे हुए हैं और यकीन मानिए उनके जवाब आपको हैरान कर देंगे। तो इन सभी रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जल्द ही हमारे दूसरे एपिसोड में। तो मिलते हैं इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे सौरमंडल की रचना कैसे हुई, हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण के समय उसकी क्या स्थिति थी और बस कुछ ही वक्त में वो क्या से क्या बन गई। हमने ये भी जाना कि कैसे पहले के मुकाबले आज के समय धरती पर उल्कापिंडों के गिरने की संख्या कम हो गई है और धरती पर पानी का आना कैसे संभव हो पाया। बाकी ग्रहों के मुकाबले सिर्फ हमारी धरती पर ही पानी क्यों उसके तरल स्वभाव में बना रहा, इन सब बातों के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो अगर किसी ने भी उस एपिसोड को ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस एपिसोड में जा सकता है। अभी तक हमारी धरती में जमीन, पानी और वायुमंडल तैयार हो चुका है। यहाँ पर ओजोन लेयर भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। पर हमारे वातावरण में एक ऐसी जरूरी चीज है जो अभी भी धरती के इस नजारे में अनुपस्थित है, और वो आवश्यक तत्व है ऑक्सीजन। गैस के फॉर्म में अभी भी हमारे वातावरण में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है कि उससे किसी भी प्रकार के जीवन का विकास हो सके। हमारे वायुमंडल में मुख्यतः दो गैस इस समय उपस्थित हैं, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इस पूरी धरती में अभी तक किसी भी पेड़ पौधे ने जन्म नहीं लिया है। तो ऐसे में क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर कैसे हुई होगी। आज से 3 बिलियन साल पहले हमारी धरती पर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया विकसित हो रहे थे और धरती को अपने घर के रूप में ढाल रहे थे। बैक्टीरिया को अपने जीवन यापन के लिए बहुत सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं और इसी कारण वो कहीं पर भी अपना जीवन शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कई बैक्टीरिया 3 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर दिखाई देना शुरू हुए, लेकिन इनके विकसित होने में और किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के काबिल होने में काफी मिलियन सालों का समय लगा। और आपको यकीन नहीं होगा, पर लगभग 600 मिलियन सालों के बाद बैक्टीरिया जिस स्टेज पर इवोल्व हो सके कि वो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कंज्यूम करके नए प्रोडक्ट को रिलीज कर सके। हमारी कहानी से लमसम 600 मिलियन साल बीत जाने के बाद अप्रोक्स आज से 2.5
1.4 बिलियन साल पहले इनमें से एक सबसे जरूरी बैक्टीरिया विकसित हुआ जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। इसने हमारे लिए वो करतब करके दिखाए हैं जिसके लिए पूरी मानव सभ्यता को जिंदगी भर इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये धरती पर आने वाला वो पहला बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को करने के काबिल था। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में आज से 3 बिलियन साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड की काफी ज्यादा मात्रा मौजूद थी, लेकिन जब ये बैक्टीरिया अस्तित्व में आए तो इन्होंने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन में बदलना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे आज के समय में हमारे पौधे हमारे लिए करते हैं। जिस समय इन्होंने अपना ये कारनामा शुरू किया था उस समय पृथ्वी पर इनकी संख्या वातावरण को बदलने के लिए अपर्याप्त थी, लेकिन आगे आने वाले 50 से 100 मिलियन सालों में इन बैक्टीरिया की मात्रा भी धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ने लगी, और क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही थी तो इनके द्वारा संचालित की जा रही फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी और ज्यादा तेजी से होने लगी, और महज 100 से 200 मिलियन सालों में ही वायुमंडल में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित हो चुकी थी। अब हमारी पृथ्वी ने उस पृथ्वी का रूप ले लिया था जो पृथ्वी इंसानों की जिंदगी को सफल बनाने में सक्षम थी, लेकिन इंसानों के आने में तो अभी भी 2 बिलियन सालों से भी ऊपर का वक्त बाकी है। तो इन 2 बिलियन सालों के अंतराल में क्या धरती पर कुछ भी देखने लायक नहीं हुआ? अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही सोच है तो आप पूर्णतः गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असल में धरती पर देखने और जानने लायक चीजें तो मानव की उत्पत्ति से पहले ही हुई थी। अभी तक हम लोग जीवन के संसाधन जुटा रहे थे, पर अब वक्त आ गया है जीवन को जुटाने का और अपने सामने देखने का कि आखिर कैसे इस बेजान धरती पर अचानक से एक एक कदम लेकर जीवन विकसित हुआ और इतना आगे बढ़ा। यूं तो आप बैक्टीरियाज को भी जीवन का एक शुरुआती चरण मान सकते हैं, पर हमारे लिए तो असलियत में जीवन पेड़ पौधों से ही शुरू होता है। पर पेड़ पौधों को देखने से पहले अभी धरती को काफी वक्त लगेगा और काफी सारी घटनाओं को अपने सामने होते हुए देखना होगा। समय जा रहा था और इसी दौरान साइनोबैक्टीरिया जैसे हजारों बैक्टीरिया जन्म ले रहे थे और शायद कुछ विलुप्त भी हो रहे थे। और तभी आज से 2 बिलियन साल पहले प्रकट हुए धरती के पहले यूकैरियोटिक सेल्स। ये वही कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। थ्योरीज की माने तो जो पुराने समय के बैक्टीरियाज थे वो धीरे धीरे एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस करते करते विकसित हुए और धीरे धीरे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनल्स का निर्माण किया और उन्हीं के साथ फॉर्म की विश्व की पहली यूकैरियोटिक सेल। अब सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर पहले के बैक्टीरियाज और यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा क्या डिफरेंस था कि यूकैरियोटिक सेल्स के कारण ही आगे जाकर जीवन संभव हो सकता था। तो दोस्तों, पहले के बैक्टीरियाज में भी जीवन था, लेकिन वो इतना संपूर्ण नहीं था कि उससे बड़े बड़े जीव बन सके। इसलिए पहले अपूर्ण बैक्टीरिया विकसित होकर यूकैरियोटिक सेल्स में बदले और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स ने अपनी परंपरा आगे बढ़ाई। जैसा कि डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी लिखा है कि बैक्टीरियल फॉर्म से ही विकसित होकर इतने बड़े बड़े जीव अस्तित्व में आए, क्योंकि हर जाति के अंदर विकास होता रहता है और उसी विकास के चलते ही हर जीव अपना एक नया नया रूप लेता है। उदाहरण के लिए पहले मानव जाति के पास पूंछ हुआ करती थी, पर अब उसके पास पूंछ नहीं है। ये सब चीजें धीरे धीरे विकास होने के कारण ही बदली है और इस परिस्थिति में ठीक यही हालत बैक्टीरियाज के साथ भी थे। जिस समय साइनोबैक्टीरिया अस्तित्व में आई थे उस समय धरती की स्थितियां कुछ और थी, पर परिस्थितियों के हिसाब से विकसित होने के कारण उनमें काफी सारे ऑर्गेनल्स डेवलप होने लगे, जिनके कारण वो आगे जाकर यूकैरियोटिक सेल्स में बदले, जिसे आप जिंदगी की पहली नींव भी कह सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब 100 से 200 मिलियन सालों में ही यहाँ इंसान प्रकट हो जाएंगे। वास्तविकता में देखें तो 200 मिलियन सालों का समय धरती के जीवन के विकास के लिए कुछ भी नहीं था। उस दौरान 1 मिलियन साल के अंतराल के बाद भी हमें इतना छोटा सा बदलाव देखने को मिल रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पौराणिक बैक्टीरिया की तरह समय के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स भी विकसित होना शुरू करते हैं और उनमें भी काफी सारे बदलाव आते रहते हैं। इस विकास दर में ही लगभग 500 मिलियन साल बीत जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स की ये आबादी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पृथ्वी की उम्र 50 करोड़ साल और भी ज्यादा हो चुकी है और आज के आधुनिक युग से हम सिर्फ 1.5 बिलियन साल ही पीछे हैं। इसी टाइमलाइन में ही आया है जीवन के विकास के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि इसी क्षण से अब यूकैरियोटिक सेल्स में भी काफी सारे परिवर्तन आ चुके हैं और उनके आकार और उनके व्यवहार में इतने सारे परिवर्तन होने के कारण वो मुख्यतः 3 भागों में बढ़ चुके हैं, जो आगे जाकर 3 तरह की प्रजातियों को जन्म देंगे। इन 3 प्रजातियों में से पहली है पेड़ पौधों की प्रजाति। ये यूकैरियोटिक सेल्स के वो रूप हैं जो आगे जाकर बड़े बड़े पेड़ और पौधों का रूप लेंगे। दूसरी प्रजाति है अलग अलग तरह की फंगाई की प्रजाति, जिनमें फंगी के अलावा भी और कई सारे सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां सम्मिलित हैं। प्रजाति जैसे प्रोटोजोआ भी इसी सूची में शामिल है। और सबसे अंततः और सबसे मुख्य भाग है वो यूकैरियोटिक सेल्स जो आगे जाकर जानवरों का रूप लेगी। और इस बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जानवर ही आगे जाकर इंसानों में विकसित होंगे, जिसका मतलब कि यही प्रजाति आगे जाकर जानवर और इंसानों में विकसित होगी। और इस तरह यूकैरियोटिक सेल्स की इन्हीं 3 प्रजातियों में सम्मिलित हो जाता है हमारी पूरी धरती का जीवन।
वैज्ञानिकों की माने तो इस क्षण तक भी लगभग सारा जीवन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के रूप में ही मौजूद था और कोई भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अभी तक विकसित ही नहीं हुआ था और न ही कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अभी तक धरती पर उपस्थित था। विकास की गति और तेज होती है और कोशिकाओं में कई सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। धरती अभी भी पूर्णतः जीवित नहीं थी क्योंकि यहाँ पर पानी बह रहा था, लेकिन पानी में जीवन नहीं था। जमीन तो थी पर जमीन पर चलने वाला कोई नहीं था। जीवन का सूक्ष्म रूप अपने बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और साथ ही साथ अपने विकास के लिए सारे प्रयत्न भी कर रहा था। इसी तरह इस बेजान धरती पर 600 मिलियन साल और बीत जाते हैं और अंततः वो पल आता है जब शुरू होती है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कहानी। अभी तक इस धरती में हम लोगों ने जाना कि कैसे केवल एक कोशिका वाले प्राणी अपने विकास को अंजाम दे रहे थे और कैसे उन्होंने धरती पर अपना जीवन व्यतीत किया, पर आगे हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं वाले प्राणी धीरे धीरे विकास करके अपने आकार को बढ़ाते जाएंगे और बड़े बड़े रूपों में स्थापित होंगे। यहाँ से शुरू होती है जीवन की एक नई यात्रा। पहले यात्रा सिर्फ एक रास्ते पर चल रही थी, पर अब ये रास्ता 3 भागों में बंट चुका था। अब शुरू होने वाला है कहानी का सबसे रोचक मोड़, क्योंकि अब इस धरती पर जीवन उपस्थित है, पर जीवन आगे जाकर क्या रूप लेगा और किस तरह से अपने आप को ढालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। धरती की ये कहानी आगे क्या रोचक रंग दिखाएगी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अब आधुनिक जीवन अपना रूप लेने वाला था, कैसे कुछ साधारण बैक्टीरिया से अचानक जीवनधारी माइक्रोब्स का जन्म हुआ, जिनके जन्म से धरती पर आगे जिंदगी बस पाई। हमने ये भी जाना कि पहले किस तरह से बैक्टीरिया धरती के हानिकारक वातावरण से बचकर अपने आप को जीवित रख रहे थे और इसी प्रकार से धीरे धीरे विकसित होते होते वो सभी 3 भागों में बट गए, जिनसे जानवरों, पौधों और फंगी का आगे जाकर विकास होने वाला था। इसी रोचक यात्रा को जारी रखते हुए हम देखेंगे कि आखिर कैसे हमारी धरती पर पहला आधुनिक प्राणी उभर कर आया। यूनिसेल्युलर जीव भी धीरे धीरे मल्टी सेल्युलर जीव में विकसित होते जा रहे थे। आज से तकरीबन 900 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का आगमन शुरू हो चुका था। हर 1 मिलियन साल में पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का आकार बढ़ता चला जा रहा था और मल्टी सेल्युलर जीवों की जनसंख्या सदी बे सदी बढ़ती चली जा रही थी। लगभग 130 मिलियन साल बाद धरती के इतिहास में उसकी दूसरी आइस एज आई। पूरी दुनिया इसके कारण बर्फ से ढक चुकी थी और धरती के हर कोने का तापमान माइनस में जा चुका था। लेकिन यही आइस एज एक बार फिर से हमारे लिए किसी दुर्भाग्य से ज्यादा किसी आशीर्वाद की तरह काम कर गई। अब क्योंकि धरती पर हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, इसके कारण मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दुनिया के हर स्थान पर बड़ी आसानी से फैल गई और लगभग 20 मिलियन साल बाद जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तो जलाशयों का निर्माण होने लगा। जो जीव पहले बर्फ की मजबूत और ठोस सतह पर मौजूद थे वो बर्फ पिघलने के कारण पानी में डूब गए, लेकिन क्योंकि वो अपने विकास के दौरान समुद्र में विलीन हुए थे, इस वजह से उन्होंने अपने आसपास के वातावरण में ढलने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इस घटना के साथ जानवरों में तब्दील होने वाली भविष्य की प्रजातियां भी 2 हिस्सों में बट गई थी। प्रजाति का एक हिस्सा वो था जो जमीन पर चलने वाले जानवरों में विकसित होने वाला था और दूसरा हिस्सा वो जो पानी में रहकर वहाँ के माहौल के हिसाब से ढलने के साथ साथ वहाँ पर जीवन जीने के योग्य अपना विकास जारी रखने वाला था। कुछ पेड़ों के यूकैरियोटिक सेल्स भी पानी में विलीन हो गए थे, जो वहाँ पर पानी के पौधों के रूप में विकसित हो रहे थे। देखते ही देखते 120 मिलियन साल बीत जाते हैं और फाइनली अब धरती पर जीवों का विकास बाइलैटरल सिमेट्री के स्तर पर पहुंच जाता है। ये जीवित शरीर का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शरीर का ऊपरी और निचला हिस्सा आसानी से देखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो इसे आप एक अर्धविकसित शरीर भी कह सकते हैं, जो बस अपने विकास के आखिरी क्षणों में घुसने ही वाला था। समय के साथ साथ जानवरों के शरीर की बनावट और उनका आकार पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा और परफेक्ट बनता जा रहा था और 50 मिलियन साल बाद अंततः इस दुनिया में आई हमारे इतिहास की पहली जेलीफिश, जिसे आप पूर्ण रूप से विकसित जानवर की उपाधि भी दे सकते हैं। अभी तक जितने भी जानवर या फिर यूं कहें कि जितने भी जीव बन रहे थे वो सब अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं अधूरे थे, पर जेलीफिश वो पहली जीव थी जो आज के समय की तरह ही पूर्णतः विकसित होकर इस दुनिया के सामने जीवन की पहली मिसाल बनी। और ये था सर्वप्रथम चरण हमारे आधुनिक जीवन का, जिसे हम 3.9 बिलियन सालों के बाद हासिल कर पाए थे। पर अभी तो सिर्फ एक बच्चे ने जन्म लिया है, बाकी प्रजातियों का विकास तो अभी बचा ही है। इसलिए इस कहानी को खत्म समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी तरह देखते ही देखते 35 मिलियन साल और बीत जाते हैं और एडियाकार्न पीरियड के सबसे अंतिम दौर पर हमें ऐसे जानवरों के अवशेष मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज से 565 मिलियन साल पहले इतिहास का पहला जीव अपने बल पर चलने के काबिल बन चुका था। ये इतिहास का वो पल था जब जानवर भी धीरे धीरे अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे थे। शायद उनके पास उस समय पैर अभी भी नहीं आ पाए होंगे, लेकिन फिर भी रेंग रेंग कर ही सही उन्होंने चलना सीख लिया था और समय का पहिया भी अपनी गति से चलता रहा।
अगले 35 मिलियन सालों के अंतराल में बहुत कुछ बदला। जानवरों में रीढ़ की हड्डी आने लगी और पहले जो इकलौती प्रजाति अपने बलबूते पर चलना सीखी थी, अब वो इकलौती नहीं रही थी, क्योंकि उसके अलावा जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां धीरे धीरे धरती पर पनपने लगी थी और चलने भी लगी थी। अलग अलग शक्ल के, आकार के और सूरत के जानवर धरती पर आने लगे थे और धीरे धीरे धरती अपना वही रूप लेने लगी थी जिस रूप में वो सबसे खूबसूरत थी। पेड़ पौधे भी इस समय तक लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। जहाँ घास धरती के हर इलाके में अपनी धीमी रफ्तार में फैल रही थी और पेड़ पौधों ने भी अपनी ऊंचाइयां पकड़ ली थी। वन जीवन के अलावा जल जीवन पर भी जीवों के पास रीढ़ की हड्डी आने लगी थी और जल जीवन अपने विकास के सबसे आखिरी लम्हों में पहुंच चुका था। मछलियों ने धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू कर दिया था और जमीन से लगभग 10,000 गुना अत्यधिक जल जीवन की प्रजातियां अब तक आ चुकी थी। समय और विकास की दर काफी तेजी से सामने आ रही थी। आज से 460 मिलियन साल पहले धरती पर पूरी तरह से पेड़ और पौधे फैल चुके थे। 60 मिलियन साल बीत जाने के बाद धरती पर कीड़े भी आने लगे और जीवन में विविधता और भी अधिक समृद्ध हो गई। जमीनी स्तर पर जीवन उतना आसान नहीं होता जितना कि पानी के अंदर होता है। इसी कारण जमीन पर जीवन के विकास की रफ्तार पानी के मुकाबले बहुत कम थी। जहाँ एक तरफ जल जीवन बढ़ रहा था तो वहीं जमीनी जीवन भी कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर चाहे बात कर ले पेड़ों की, कीड़ों की या फिर जानवरों की। जो बदलाव पहले मिलियन सालों में आते थे, अब उतने ही बदलाव धीरे धीरे करके 10,000 सालों में आने लगे थे। जीवन के विकसित होने की इस तीव्र इच्छा के कारण ही 60 मिलियन सालों में ही ऐसे जीव धरती पर प्रकट हो गए जो धरती पर चलने के साथ साथ पानी में भी सांस लेने में सक्षम थे, जिन्हें आज के आधुनिक युग में आप एम्फीबियंस के नाम से भी जानते होंगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि सबसे मुश्किल विकसित जीवन की प्रजाति एम्फीबियंस की ही थी, क्योंकि जो जमीन में चलते हैं उनकी बनावट और उनके अंदरूनी अंग जमीन पर चलने के लिए विशेष रूप से निर्मित होते हैं। इसी तरह जो जीव पानी में चलते हैं या कहें कि पानी में रहते हैं, उनके शरीर की बनावट आमतौर पर हल्की होती है और इसके अलावा उनके अंदरूनी अंग कुछ इस तरह से बने होते हैं कि वो पानी में सम्मिलित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेकर अपना जीवन यापन कर सके। जिस तरह जमीन पर चलने वाला जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस नहीं ले सकता, ठीक उसी तरह पानी में रहने वाला जीव भी खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, क्योंकि उनके अंग अलग अलग हैं और इसी विशेषता के कारण वो दोनों जीव एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ऐसी प्रजाति की बात कर रहे हैं जो उन दोनों ही माध्यमों पर आसानी से अपना जीवन बिता सकता था। अगर आपको कोई उस समय पर भेज दे और आपके सामने ये पूरा घटनाक्रम चल रहा हो तो ये आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही लगेगा। लेकिन समय और विकास का पहिया कब और किस दिशा में घूम जाए इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं रहता और ये बात समय ने एक बार फिर से सिद्ध कर दी जब इस दुनिया पर आज से 34 करोड़ साल पहले एम्फीबियंस आए। वैज्ञानिक बताते हैं कि शुरुआती समय के एम्फीबियंस विशेषकर पानी में ही रहा करते थे और जमीन पर शायद ही कभी निकला करते होंगे, पर समय ने उनके हालात भी बदले और आजकल के मगरमच्छों की तरह उन्हें भी जमीन और पानी दोनों में रहने के काबिल बना दिया। कुदरत बड़ी मायावी है, जिसने अपनी माया से अब विशालकाय जीवों की रचना करनी शुरू कर दी थी। पर इस धरती पर अभी भी डायनासोर जैसे जीव नहीं आए थे। विशालकाय जीवों में मैं उन दिनों के विशालकाय जीवों की बात कर रहा हूँ जो उस समय के हिसाब से विशालकाय थे, जिनकी ऊंचाई 3 फीट के आसपास पहुंचती थी। आपके और हमारे लिए भले ही 3 फीट की लंबाई आज के समय में कुछ भी ना हो, पर आज से 300 मिलियन साल पहले ये ऊंचाई मायने रखती थी। ट्राइलोबाइट्स नाम की प्रसिद्ध और बड़ी प्रजाति धीरे धीरे विकसित हो रही थी और यही आगे आने वाले भविष्य में धरती के जीवन का आधार होने वाली थी। हालांकि ट्राइलोबाइट्स का शारीरिक ढांचा बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जीवन की नींव और जीवन की उम्मीद सिर्फ इन्हीं से थी। धरती पर डाइमेट्रोडोन जैसे रेप्टाइल्स बढ़ रहे थे और वसुधैव कुटुंबकम की तरह धरती पर एक भला पूरा चंगा इकोसिस्टम बन चुका था, जिसमें जानवर भी थे, पेड़ भी थे और जल के साथ साथ जल जीवन भी था। 4 बिलियन सालों का समय बिताने के बाद अब जाकर धरती अपने सुखी रूप को देख पा रही थी और सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा था जैसे चलते रहना चाहिए था। लेकिन तभी एक जोरदार ज्वालामुखी फटा और उसके फटने के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में एक साथ जैसे ज्वालामुखी के फटने का एक प्रचलन ही शुरू हो गया। 10 से भी ज्यादा महाज्वालामुखी के फटने के कारण धरती के हर एक कोने में तबाही छा गई। ज्वालामुखी के फटने के कारण मची इस तबाही ने वातावरण में हद से ज्यादा मात्रा में कार्बन और मीथेन की मात्रा को फैला दिया और बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा पूरी धरती में अचानक से बढ़ गई। यही नहीं, तबाही और ज्वालामुखी के द्वारा निकाले गए धुएं के कारण आसमान में भी धूल की एक मोटी परत बन गई, जिससे कई दिनों तक सूर्य की किरणें धरती तक आ ही नहीं पाई। इसके अलावा वायुमंडल में हानिकारक गैसों का एक असंतुलन बन गया और जीवन धीरे धीरे फिर से खत्म होने लगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण स्थितियां और भी खराब होती गई और असंतुलित मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज के वातावरण में फैल जाने के कारण एसिड रेन शुरू हो गई, जिससे जल में रहने वाले जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, मानो जैसे धरती को किसी ने श्राप दे दिया हो। और अचानक से फैली हुई इस खौफनाक तबाही के कारण 95% जल जीवन और 70% भूमि जीवन नष्ट हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाली लगभग हर एक प्रजाति विलुप्त हो गई और धरती पर अकस्मात मचे हुए इस भयानक कोहराम को नाम दिया गया द पर्मियन एक्सटिंक्शन।
इस समय सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और जिंदा रहने के लिए हर एक उपलब्धि धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी। धरती पर जीवन बस अब अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा था। लेकिन तभी एक बड़ा चमत्कार हमारी धरती पर आशा की किरण बनकर आया। लेकिन क्या वो चमत्कार हमारी धरती का जीवन बचा पाएगा और क्या हम लोग दोबारा से सर उठाकर इस दुनिया में सांस ले पाएंगे? इस दयनीय स्थिति से धरती कैसे बाहर निकलेगी, जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे धरती पर जीवन विकास के सबसे तीव्र भाग में दौड़ रहा था, जब पौधों ने संपूर्ण पृथ्वी को घेर लिया था और जल जीवन समृद्धि के अपने शिखर पर था। जीवन के मामले में सब कुछ ठीक उसी तरह से चल रहा था जैसे धरती पर चलना चाहिए, चाहे बात हो पानी में रहने वाले जीवों की या जमीन पर चलने वाले जानवरों की। वो सभी समय के साथ साथ बढ़ रहे थे और विकसित हो रहे थे। लेकिन तभी धरती में कुछ अशुभ कारणों के चलते संपूर्ण विश्व में अकाल छा गया और पानी में मौजूद 95% जीवन की आबादी नष्ट हो गई। इसी के साथ साथ जमीन पर चलने वाले जानवरों की भी लगभग 70% आबादी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। यानी धरती ने अब देखा था अपना अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जिसे नाम दिया गया द पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। जिस धरती पर जान बस रही थी वो अब बंजर हो गई थी। अब सवाल ये आता है कि इन परिस्थितियों में धरती पर जीवन किस प्रकार से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा और अपने जीवन को और समृद्ध बनाएगा। धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और यहाँ का जीवन लगभग नष्ट ही हो चुका था। लेकिन हम भाग्यशाली थे कि हमारी धरती में सिर्फ 70% भूमि पर मौजूद जीवन ही नष्ट हुआ था। बाकी 30% जीवन इस विनाशकारी खगोलीय घटना से बच गया था। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम इतना भयावह था कि उससे उभरने में धरती को लगभग 2 करोड़ साल लग गए। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और इसी बात को एक बार फिर से सिद्ध करने के लिए हमारी धरती पर प्रकट हुए डायनासोर, और इससे हमारे लौकिक जीवन को एक बहुत बड़ी उड़ान मिली। ईओरैप्टर जैसे डायनासोर्स अब हमारी धरती पर धीरे धीरे प्रकट होना शुरू हो चुके थे। लेकिन शुरुआती दौर के डायनासोर्स इतने विशालकाय नहीं हुआ करते थे, बल्कि अवशेषों के मुताबिक हमें पता कर सकते हैं कि सबसे पहले प्रकट हुए डायनासोर्स की औसतन ऊंचाई सिर्फ 3 फुट तक ही हुआ करती थी और इतनी कम लंबाई के साथ साथ इनका वजन भी महज 10 किलोग्राम तक ही पहुंचता था। इनका इतना कम वजन कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि जिस प्रकार किसी नवजात शिशु का वजन भी शुरुआत में बहुत कम होता है, लेकिन उसके विकास के साथ साथ उसकी लंबाई अथवा उसका वजन भी बढ़ता रहता है, यही हाल डायनासोर्स का भी था। वो इस धरती पर जीवन के मामले में एक नवजात शिशु की तरह अभी अभी प्रकट ही हुए थे, तो उन्हें विकसित होकर विशालकाय रूप लेने में समय लगना तो लाजमी था। धीरे धीरे विकास की यही दर जलीय जीवन पर भी दिखने लगी और वहाँ पर भी विशालकाय जीव यानी कि एक्वेटिक डायनासोर्स जन्म लेने लगे। अवशेषों के मुताबिक इस समय से 2 करोड़ साल बाद यानी कि आज से लगभग 210 मिलियन साल पहले धरती पर पहली बार उड़ने वाले जीव प्रकट हुए थे। ये जीव बिल्कुल उन्हीं डायनासोर्स की तरह थे जिन्हें आप जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में उड़ते हुए देखते हैं। लगभग 10 मिलियन साल बाद एक और मास एक्सटिंक्शन होता है, लेकिन इस बार ये किसी श्राप की तरह हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल रहा था, बल्कि इस बार ये किसी वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि इस मास एक्सटिंक्शन में धरती पर उपस्थित लगभग सभी अर्धविकसित जीव विलुप्त हो गए, जिसके कारण डायनासोर्स को अपना वर्चस्व कामयाब करने का एक सुनहरा अवसर मिला। न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि पानी में भी विशालकाय जीवन ने अपनी जगह लेनी शुरू की और जैसे जैसे समय बीतता गया 10 से 12 फीट से भी ऊंचे ऊंचे डायनासोर धरती पर प्रकट होने लगे। एक तरफ जहां डायनासोर अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एक नई प्रजाति भी सामने उभर रही थी, जिन्हें हम लोग मैमल्स या स्तनधारी जीव के नाम से भी जानते हैं। शुरुआती दौर के अविकसित मैमल्स इस समय धरती पर धीरे धीरे जन्म लेने लगे थे, लेकिन जमीन के ऊपर डायनासोर्स का आतंक इतना ज्यादा था कि कोई भी मैमल की प्रजाति ज्यादातर ऊपर नहीं आती थी और भूमिगत तौर पर ही अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो गई थी। अगले 30 मिलियन साल हवा में उड़ रहे जीवों के लिए सबसे आवश्यक थे, क्योंकि पहले जो जीव सिर्फ थोड़ी सी ऊंचाई तक ही उड़ने में सक्षम थे और उनकी लंबाई भी इतनी अधिक नहीं थी कि वो खतरनाक शिकारियों का सामना कर सके, अब उनमें भी धीरे धीरे विकास हो रहा था और वो भी क्रूर और जटिल प्रकृति में जीवन यापन करना बहुत अच्छे से सीख रहे थे। आर्कियोप्टेरिक्स, जिन्हें पहला संपूर्ण पक्षी भी कहा जाता है, अब वो संसार में खुलेआम घूम रहे थे। कभी वो किसी का शिकार कर लेते थे तो कभी कोई उनका शिकार कर लेता था। प्रकृति का पहिया कुछ इसी तरह से बार बार घूम रहा था और इसी कड़ी में आज से 130 मिलियन साल पहले इस धरती पर आया पूरे जीवन कालिक इतिहास का सबसे पहला फूल। वैज्ञानिक अभी भी ठोस तरह से नहीं बता पाते हैं कि वो फूल आखिर कौन सी प्रजाति का था, पर इस बात पर उन्हें पूर्णतः विश्वास है कि विश्व का सबसे पहला फूल इसी समय आया था। इसके आगे आने वाले समय को वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में ए पीरियड ऑफ रैपिड इवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि पिछले 4.5 बिलियन सालों में धरती ने जितना भी विकास देखा था, अब उसी विकास की गति 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। सिर्फ 5 मिलियन सालों में आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की तादाद तत्कालीन संख्या से कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा उनके आकार में काफी सारे बदलाव देखे जाते हैं। उनकी 100 से भी ज्यादा प्रजातियां धरती पर जन्म ले लेती हैं। कुछ के पंख बड़े थे तो कुछ का शरीर बड़ा था और सब में अपनी अपनी खासियत और अपनी अपनी कमियां थी, पर प्रकृति इतने में कहां संतुष्ट होने वाली थी, बल्कि उसने तो अभी अपने खजाने में बहुत से जीवन रूपी रत्न छिपाए हुए थे और इसी के चलते लगभग 30 मिलियन साल बाद मैमल्स की
प्रजाति 4 भागों में बट गई। वो 4 भाग थे द लोरसिया दैर्स, द यूआरकोंटोग्लियस, द जेनेथ्रा और द एफ्रोदैर्स। पहला भाग था लोरसिया दैर्स। ये भाग आगे जाकर हुप्ड मैमल में विकसित हुआ, जैसे व्हेल, कुत्ते इत्यादि। दूसरा भाग था यूआरकोंटोग्लियर्स का, जो आगे जाकर प्राइमेट्स और रोडेंट्स में विकसित हुए। तीसरा भाग यानी कि जेनाथ्रा का था, जिन्होंने आगे जाकर एंटीटर्स और आर्माडिलोस जैसी प्रजातियों का रूप लिया। और चौथे और सबसे आखिरी भाग का नाम था द एफ्रोदैर्स, जो आगे जाकर हाथी जैसे विशालकाय जीवों में परिवर्तित हुए। जानकारी के लिए बता दें कि बंदर और हम इंसान प्राइमेट्स की कैटेगरी में ही आएंगे, जिसका मतलब ये है कि हम लोग यूआरकोंटोग्लियर्स से विकसित होकर आज इंसानी रूप में जन्म ले पाए हैं। कुछ साल बाद जमीनी सतह के ऊपर डायनासोर लंबाई के मामले में अपनी चरम सीमा को छू चुके थे, जब धरती पर अर्जेंटिनोसोरस जैसे डायनासोर भी वास करने लगे। जीवन सुख और शांति से चल रहा था कि बीच में एक छोटे से गतिरोधक का विकास के पहिए ने सामना किया। आज से तकरीबन 93 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा समुद्री ज्वालामुखी फटा था, जिसके कारण समुद्र के वातावरण में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। लेकिन क्योंकि हमारे वातावरण में तब पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद थी, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन ने देर से ही सही पर समुद्री ऑक्सीजन की कमी को परिपूर्ण कर दिया था। पर ये सब इतना जल्दी भी नहीं हो पाया था जितना हम लोगों को सुनने में लग रहा है, जिसके कारण इस घटनाक्रम के चलते तकरीबन 27% जल आबादी फिर से विलुप्त हो गई। लेकिन इस घटनाक्रम से धरती पर उपस्थित जीवन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और इसी वजह से हम इसे किसी मास एक्सटिंक्शन का नाम नहीं दे सकते। ये कुछ साल मांसाहारी जीवन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण थे और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह के मनुष्य के लिए ये चंद साल सबसे खतरनाक भी थे, क्योंकि इस अंतराल में टीरेक्स जैसे भयानक जानवर भी धीरे धीरे धरती पर प्रकट होने लगे थे। और सिर्फ टीरेक्स ही नहीं बल्कि स्पाइनोसोरस और जाइगैनोसोरस जैसे डायनासोर्स ने भी अपना दबदबा और जलवायु समय बनाकर रखा था। वो किसी भी तरह के जिंदा जीव को अगर अपने चंगुल में फंसा लेते थे तो उसको छोड़ते नहीं थे और उसे तड़पा तड़पा कर मार देते थे। बाकी डायनासोरों की क्या क्षमता थी और इंसानों को कितनी बुरी तरह से और कितनी आसानी से मार सकते थे, इसका अंदाजा तो आप जुरासिक पार्क को देखकर ही लगा सकते हैं। हम आज की विकसित धरती से अभी भी 75 मिलियन साल पीछे हैं और धरती अपने नए नए रंग हमें दिखा रही है। हमारी धरती ने 700 से भी ज्यादा डायनासोर्स की नई नई प्रजातियों को अपनी आंखों से देखा है और उन सभी को अपनी कोख में पाला है। इस समय तक पानी में उपस्थित जीवन भी अब 27% आबादी के नुकसान और ऑक्सीजन की कमी से उभर चुका है और वापस से अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो गया है। सही मायनों में संतुलन इसी को कहते हैं, जहाँ पर कोई भी सभ्यता किसी दूसरी धरोहर को नुकसान नहीं पहुँचा रही हो और सब कुछ संतुलन में चल रहा हो। किसी तरह का प्रदूषण नहीं और न ही किसी तरह का शोर। पानी में सफाई और हवा में ताजगी के साथ साथ एक प्राकृतिक लुभावना दृश्य, शायद स्वर्ग इसी को कहते हैं। शाकाहारी डायनासोर घास फूस को खा रहे थे और मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर्स को। ठीक यही प्रक्रिया पानी के अंदर भी अपने तरीके से संतुलित तौर पर चल रही थी। लेकिन धरती पर खुशी से अपना जीवन बिता रहे इन जीवों को तो इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि आने वाला पल उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। धरती आज से 65 मिलियन साल पहले दिन वैसा ही जा रहा था जैसे हमेशा जाता रहता है और सब अपनी उसी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे कि तभी अंतरिक्ष से तेज गति के साथ एक उल्का पिंड मौत का पैगाम लेकर धरती की ओर बढ़ रहा था। इतना चमकदार और रोशन कि जिसने भी उसकी ओर देखा वो मानो कुछ देर के लिए अंधा ही हो गया था। और जैसे ही वो उल्का पिंड धरती पर गिरा तो एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ मातम छा गया। कल तक जो डायनासोर अपना वर्चस्व जमा कर धरती पर राज कर रहे थे, अब वो प्रलय को अपनी आंखों से देख रहे थे। वो लाचार और असहाय रूप से अपनी मौत का सामना कर रहे थे और इसी के साथ उस उल्का पिंड के टकराव के 10 से 12 साल के बाद ही डायनासोरों की पूरी आबादी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। तो क्या पृथ्वी पर जीवन एक बार फिर से अंगड़ाई लेगा? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमारी हरी भरी धरती पर विशालकाय डायनासोर्स का आगमन हुआ। उन्होंने कैसे अपना दबदबा इस संपूर्ण प्रकृति में बना कर रखा और करोड़ों सालों तक हमारी धरती पर राज किया। हमने ये भी जाना कि इनके विकास की प्रगति में एक बहुत बड़ी अनसुनी समस्या भी आई, पर उस समस्या का भी इन्होंने डटकर सामना किया और अपना साम्राज्य विस्थापित नहीं होने दिया। लेकिन धरती पर ही उत्पन्न हो रही आपदाओं से बचने के बाद अचानक से अंतरिक्ष से एक बिन बुलाया मेहमान धरती की ओर बढ़ने लगता है। एक 11 से 81 किलोमीटर की चौड़ाई का उल्का पिंड हमारी धरती की ओर मौत का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहा था। बेचारे बेजुबान डायनासोर्स को तो इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि दूर कहीं अंतरिक्ष से उनका सर्वनाश उनकी तरफ बढ़ रहा है। और जब वो उल्का पिंड धरती पर टकराया तो चारों ओर कोहराम मच गया, सुनामियों का आगमन हुआ और विशालकाय ज्वालामुखी एक के बाद एक फटने लगे, जिसके कारण संपूर्ण धरती में प्रलय आ गया। वातावरण में इतनी धूल उड़ी कि वो सब वायुमंडल की चादर में जम गई और उन्होंने धूल के बड़े बड़े बादल बना लिए। धूल के बड़े बड़े बादलों के कारण पृथ्वी तक सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही थी और संपूर्ण धरती बर्फ में जम गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसके बाद क्या होगा? इतनी बड़ी तबाही मचने के कारण जो जीव जमीन के ऊपर शान से रहा करते थे वो तो हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। पर इसके अलावा ये एक मौका था उन सभी भूमिगत स्तनधारी जीवों के लिए कि वो बाहर आए और एक नव जीवन की शुरुआत करें।
धरती पूरी तरह से बर्फ से जम गई थी, जिसके कारण संपूर्ण धरती का तापमान इतना गिर गया था कि जमीनी सतह के ऊपर किसी भी तरह के जीवन का जिंदा रह पाना लगभग असंभव बन चुका था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपरी स्थिति से भूमिगत जीवन को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण जो स्तनधारी जीव डायनासोर्स की उपस्थिति में कभी जमीनी सतह से ऊपर नहीं निकल पा रहे थे, उन्होंने कुछ साल और भूमिगत जीवन व्यतीत कर लिया और जब वो बाहर निकले तब शुरुआत हुई आधुनिक जीवन के एक नए युग की। लेकिन वो भूमिगत जानवर भी कब तक अपनी आजादी को दबाकर जमीन के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर पाते, और इसी जिज्ञासा के कारण वो धीरे धीरे धरातल का घोंसला छोड़कर ऊपरी सतह पर आने लगे। लगभग 2 मिलियन साल बाद यानी आज से तकरीबन 63 मिलियन साल पहले स्तनधारी जीव यानी मैमल्स भी 2 भागों में बट गए। एक थे स्ट्रेप्सराइन, जिन्होंने धीरे धीरे विकसित होकर आज के समय के लीमर्स जैसे जानवरों का रूप लिया, और दूसरे थे हैप्लोराइनस, जिन्होंने विकास के कारण आगे जाकर बंदरों और सबसे जरूरी मनुष्यों का रूप लिया। इन दोनों प्रजातियों को विभाजित कर पहचानने का सबसे आसान तरीका ये बताया जाता है कि स्तनधारी जीवों की जिस प्रजाति की नाक सिंपल होती है वो हैप्लोराइनस की श्रेणी में आते हैं, पर वहीं दूसरी ओर जिनकी नाक का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उन्हें आप स्ट्रेप्सराइन भाग का हिस्सा भी मान सकते हैं। स्तनधारी जीवों की इन 2 विभाजित प्रजातियों को पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। लगभग 5 मिलियन साल बाद हैप्लोराइनस से पहली बार किसी जीव की प्रजाति अलग हुई और उस जीव का नाम था द टार्सियर। इनकी बड़ी बड़ी आंखों के कारण ये रात के घनघोर अंधेरे में भी देखने में सक्षम थे, और इसकी इसी एक अद्वितीय विशेषता के कारण ये हैप्लोराइनस प्रजाति के समूह से अलग हुआ। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय तक कोई भी स्तनधारी जानवर इतना सक्षम नहीं हुआ था कि वो रात में साफ साफ किसी भी चीज को देख सके, लेकिन ये महान खूबी पहली बार द टार्सियर ने पाई थी। समय का पहिया फिर से एक बार अपनी रफ्तार से घूमता रहता है और तकरीबन 1 करोड़ साल बाद धरती पर इंडोहायस प्रकट होते हैं। ये वो जीव हैं जो आगे जाकर वेल्स और डॉल्फिन्स जैसे बड़े बड़े जीवों में परिवर्तित और विकसित हुए थे। पृथ्वी में आज तक जब भी कोई प्रलय आया है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जल जीवन को ही हुआ है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो उसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव जल जीवन पर ही पड़ता है, जिसके कारण पानी में उपस्थित जीवन को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन अभी तक जितनी भी कठिनाइयां आनी थी वो आ चुकी थी और अब बहुत ही कम समय बचा है इनके पूर्णतः विकसित होने में। 1 मिलियन साल बाद एम्फीबियंस फिर से वापस आए और उन्होंने जमीन और पानी दोनों में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। एम्फीबियंस की उत्पत्ति के बाद से जिस रफ्तार से उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है उस रफ्तार से तो जमीनी स्तर पर भी किसी जीवन ने अपनी जनसंख्या विकास के दौर में नहीं बढ़ाई होगी। परिणाम स्वरूप सिर्फ 2 मिलियन साल के समय में एम्फीबियंस अब धरती के स्थायी निवासी बन चुके थे। धरती के शायद सबसे आवश्यक 5 मिलियन साल और बीते और अब जन्म लिया आधुनिक युग के बंदरों ने। ये शायद इकलौती ऐसी प्रजाति थी जिसने सबसे पहले धरती पर जन्म लिया और आज भी आधुनिक युग में हमारे साथ उपस्थित है। इससे पहले हमने जितने भी जानवरों का नाम लिया है उनमें से लगभग सभी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी और इस युग तक अभी भी वेल्स और डॉल्फिन्स अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं आई थी, पर वहीं बंदर की कुछ प्रजातियां पूर्ण रूप से इस दौर तक विकसित हो चुकी थी, जिसके कारण इन्हें आप आधुनिक युग का पहला जानवर भी कह सकते हैं। लगभग 15 मिलियन साल बाद एप्स भी स्तनधारी जीवों के उस सामूहिक ग्रुप से अलग हुए और उनकी भी एक अपनी ही प्रजाति बन गई। एप्स का धरती पर आना मानव सभ्यता के लिए भी सबसे आवश्यक अंग था, क्योंकि एप्स से ही आगे जाकर और भी कई सारे जीव विभाजित हुए जिनसे अंत में मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। हमारे वर्तमान समय से हम अभी भी तकरीबन 25 मिलियन साल यानी कि 2.5 करोड़ साल दूर थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक हमारी प्रकृति में इतनी विविधता आ चुकी थी कि अब हमारे इकोसिस्टम में किसी भी तरह के प्राणी की कमी महसूस नहीं हो रही थी। फल फूल अपनी गति से उग रहे थे और सभी जीव अपना जीवन यापन कर रहे थे। देखते ही देखते 18 मिलियन साल और बीत जाते हैं और जो जीव पहले सामूहिक तौर पर एप्स की प्रजाति में गिने जाते थे उन्होंने भी अपने आप को इतना विकसित कर लिया था और अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली थी कि वो भी अब एक अलग प्रजाति कहे जाने के लायक हो गए थे। एप्स की सामूहिक प्रजाति में इन 18 मिलियन सालों के अंतराल में कई नए नए प्रकार के जानवर प्रकट हुए, जैसे गिबन्स, ओरंगटन्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बोनोबो और भी कई सारे इसी प्रकार के जीव। पर आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इंसान तो अभी तक प्रकट ही नहीं हुए हैं, तो हम इंसानों की बारी कब आएगी? तो आपका इंतजार भी अब खत्म होता है और इसी ऐतिहासिक और विशालकाय विभाजन के 1 मिलियन साल बाद अपनी सबसे करीबी प्रजाति यानी कि गोरिल्ला और चिंपैंजी से अलग होकर पहली बार इस सुंदर और भव्य धरती पर प्रकट हुई मानव सभ्यता की पहली प्रजाति। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए डेटा के अनुसार हमारी मानव सभ्यता की सबसे पहली प्रजाति थी होमो हैबिलिस, जिसे धरती पर प्रकट होने वाली सबसे पहली मानव प्रजाति की उपाधि भी दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह आज से 2 मिलियन साल पहले प्रकट हुए थे, मगर ये हम आधुनिक इंसानों की तरह सीधी रीढ़ की हड्डी के बल पर नहीं चल पाते थे और जैसे कि पूर्णकालिक बंदर थोड़ा सा झुके हुए चला करते थे, इनकी रीढ़ की हड्डी भी वैसे ही झुकी रहती थी। इसके अलावा इनके शरीर में हर जगह बाल हुआ करते थे, जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला के शरीर में हुआ करते हैं। अब गोरिल्ला की प्रजाति से मिलते हुए गुण होने की बात तो लाजमी है, क्योंकि ये मानव
मानव सभ्यता के वो पहले रूप थे जो धरती पर प्रकट हुए थे, और चूंकि ये चिंपैंजी से हाल ही में अलग हुए थे, इसी कारण इनमें उनके कुछ गुण आना तो स्वाभाविक था। लेकिन 4 पैरों पर चलने वाली इस सभ्यता का संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चला, और शायद इतिहास में पहली बार अब हम लोग मिलियन सालों से भी किसी छोटी इकाई पर बात करने वाले हैं। क्योंकि अब जो दौर आने वाला है उस दौर में अत्यंत आवश्यक बदलाव 1 मिलियन साल में नहीं बल्कि 1 लाख साल में हो रहे थे। जीवन की एक बड़ी ही प्यारी आदत है, और वो ये है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने के साथ साथ अपने आप को और भी ज्यादा विकसित करता रहता है और अपनी सभ्यता में नए नए प्रकार के बदलाव लाते रहता है। यही बदलाव उस एक प्रजाति को बाकी सभी प्रजातियों से अलग कर देता है, और इसी कारण गोरिल्ला, चिंपैंजी और मनुष्य जैसी प्रजातियां अपनी पूर्व सामूहिक प्रजातियों से अलग हुई। इतिहासकारों द्वारा इकट्ठा किए गए कुछ सैंपल से अनुमान लगाया जाता है कि होमो हैबिलिस के पास चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसी प्रजातियों से थोड़ा अधिक बुद्धिमत्ता वाला दिमाग था, जिसके कारण वो कुछ सोच पाने में सक्षम थे। बस अभी तक फर्क ये था कि उन्हें जीवन यापन करने वाली कुछ जरूरी चीजों की इतनी समझ नहीं थी जितनी की यहाँ पर रह रहे जन्मजात शिकारियों को थी, जिसके कारण कुछ साल इन्हें खाने पीने तक के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। पर जब इन्होंने प्रकृति के इस क्रूर नियम को जान लिया तो ये भी अपने बलबूते पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ने लगे। अभी तक हम लोग आपको बता रहे थे धरती की कहानी, धरती में जीवन, उसकी उत्पत्ति, उसके विनाश और उस विनाश से उभरने की कहानी। पर अब ये कहानी सिर्फ धरती की नहीं रही, क्योंकि इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, और वो मोड़ है हम इंसानों का। ये कहानी अब एक गाथा का रूप ले चुकी है जो मानव इतिहास से संबंधित सभी उलझे हुए सवालों और कभी ना पलटे हुए पन्नों को एक बार फिर से इस दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी और बताएगी कि आखिर कहां से शुरू होकर हम लोग आज इतनी बड़ी सभ्यता का मुकाम हासिल कर पाए हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस नई यात्रा में, यात्रा भूतकाल से वर्तमान तक की, जो कई दुर्घटनाओं और उपलब्धियों से भरी पड़ी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी घटना हमारे इतिहास को कितना प्रभावित करती है और कौन सी घटना ने हमारे वर्तमान को बदल कर रख दिया। ये तो बस एक शुरुआत है, शुरुआत हमारे अस्तित्व की और हमारे अंत की। हम तो बस अब समय के साथ चलते जाएंगे और देखेंगे कि समय हमें अगला कौन सा नया दिलचस्प रोमांचक मोड़ दिखाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे आज से 2.5 मिलियन साल पहले धरती पर पहली मानव प्रजाति प्रकट हुई थी, होमो हैबिलिस, जो गोरिल्ला की प्रजाति से अलग होकर विकसित हुए थे। इनका बौद्धिक स्तर गोरिल्लाज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था और इसी कारण इन्हें पहले इंसान की भी उपाधि दी गई थी। लेकिन होमो हैबिलिस इकलौती ऐसी मानव प्रजाति नहीं थी जो धरती पर जन्म लेने वाली थी, बल्कि इसी तरह की और भी कई प्रजातियां आगे आने वाले वक्त में पनपेंगी। पर उनके पनपने और विलुप्त होने के बीच के अंतराल में मानव सभ्यता के सबसे आवश्यक आविष्कार किए जाएंगे, जिससे आगे आने वाली हर एक सभ्यता और आधुनिक इंसानी प्रजाति की नींव भी रखी जाएगी। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये अबोध मनुष्य कैसे जाकर अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ा पाएंगे और जिस धरती पर वो इस समय रह रहे हैं उसको एक नया रूप दे पाएंगे। होमो हैबिलिस के धरती पर प्रकट होने के 4 से 5 लाख साल बाद होमो अर्गस्टर भी बंदरों की ही प्रजाति से अलग हुए। होमो हैबिलिस की तुलना में ये लगभग 1.5 गुना ज्यादा बुद्धिमान थे और इनके आने के बाद से बुद्धिमत्ता में मनुष्यों का काफी विकास हुआ। इन्हीं के आने के बाद धीरे धीरे इंसानी प्रजातियों ने पत्थरों के इस्तेमाल से हथियार बनाना शुरू किया और इस आधुनिक माध्यम से शिकार करने की पहल भी इसी काल में शुरू हुई थी। इससे पहले या तो इंसान शाकाहारी जीवन के भरोसे रहते थे या तो किसी जानवर के झूठे मांस के सहारे, पर शिकार करने की नई नई तकनीकों के कारण आज इंसान इस दौर के सबसे आधुनिक शिकारी बन चुके थे। पहले के मुकाबले उनके आहार में मांस की अत्यधिक मात्रा जुड़ने के कारण उनके शरीर में विकास की दर और अधिक तेजी से देखे जाने लगी, जिससे उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में बुद्धिमत्ता की मात्रा 2 से 3 गुना तक बढ़ने लगी। इसी बीच अगले 2 सालों में होमो इरेक्टस नाम की एक और प्रजाति ने इसी सूची में अपनी जगह बनाई। ये मनुष्यों की सबसे क्रांतिकारी प्रजातियों में से एक थी, क्योंकि इसने मानव स्वभाव में सबसे अधिक बदलाव किए। समय बीतता जा रहा था और इंसानों के आहार में मांस की मात्रा और भी अधिक बढ़ती जा रही थी और इसी कारण होमो इरेक्टस सभी इंसानों में सबसे कुशल शिकारी बनकर निकले, जिस वजह से अपनी सभी पीढ़ियों से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान थे। धीरे धीरे अफ्रीका में इंसानों की प्रजाति जनसंख्या के मामले में बढ़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं होमो इरेक्टस को इस बात का अंदाजा था कि आगे आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए इस प्रजाति ने पहली बार ये निर्णय लिया कि वो अफ्रीका से भी बाहर जाकर दूसरे देशों में भी यात्रा करेगी और अफ्रीका की सीमाओं को पार करने वाली पहली मानव सभ्यता बनने के साथ साथ इन्होंने अलग अलग जगहों में जाकर अलग अलग तकनीकों को सीख कर अपने आप को और भी अधिक विकसित किया और महज 3 लाख सालों में ये उस समय में उपस्थित हर कला में निपुण हो गई। होमो इरेक्टस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और अलग अलग तकनीकों को इजाद करते गई और फिर किसी दिन आज से लगभग 10 साल पहले अचानक से कुछ इंसानों ने किसी ऐसी चीज का निर्माण कर दिया जो विध्वंसक तो थी ही और बड़ी बेकाबू भी थी। किसी बड़े से जंगल के बीचों बीच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह कुछ आदिवासी पत्थरों की मदद से अपने हथियारों को और बेहतर कर रहे थे कि तभी 2 पत्थरों के टकराव से अचानक से एक चिंगारी उठ गई और जब तक आदि मानव उनकी हरकत को समझ पाते उस चिंगारी ने अपना विशालकाय रूप ले लिया और वो बढ़ती ही चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी इंसान ने अपने हाथों से आग को जलाया था, पर अफसोस उसके द्वारा जलाई गई आग ने एक विनाशकारी
विनाशकारी रूप ले लिया, जिससे जंगल का काफी हिस्सा आग में जलने लगा और एक भयानक इतिहास के साथ ही सही पर कुछ इस तरह से इंसानी सभ्यता ने आज से तकरीबन 1 मिलियन साल पहले आग का आविष्कार किया। आने वाले समय में वक्त के साथ साथ इंसानों ने आग पर काबू भी पा लिया और अभी तक खोजी गई अपनी सारी तकनीकों में हर इंसान की प्रजाति काफी निपुण हो चुकी थी। सीखते सीखते समय के चक्र में 4 लाख साल और बीत जाते हैं और आधुनिक इंसानों के समतुल्य ब्रेन कैपेसिटी के साथ जन्म लेते हैं होमो हाइडेलबर्गेंसिस। अब इंसानी प्रजातियां तो बढ़ती जा रही थी, पर प्रकृति का जहां एक पक्ष बहुत सुंदर है तो वहीं दूसरा पक्ष जानलेवा, और इसी जानलेवा पक्ष से बचने के लिए इंसानों को जरूरत होती है किसी शेल्टर की। और आने वाले 1 लाख सालों में इंसान ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने अपने अपने शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए थे। आदिकाल के घर आज की तरह ईंटों से नहीं बने होते थे, बल्कि वो लकड़ियों को कुछ आड़े टेढ़े ढंग में रखकर बना दिए जाते थे, जिनसे वो छोटी मोटी बारिश और आपदाओं से बच सके। पर वो सभी घर इतने मजबूत नहीं थे कि वो प्रकृति की बड़ी बड़ी आपदाओं से इंसानों की रक्षा कर सके, और इसी कारण ज्यादातर इंसान घर को बना लेने के बावजूद भी भटकते रहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि उनका घर स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं है और इसलिए उन्हें आए दिन जगह बदलनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और उन्हें सुरक्षित रख सके। आज से 2,30,000 साल पहले निएंडरथालस आई और उसी के 35,000 साल बाद होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मनुष्यों की प्रजाति। निएंडरथालस और होमो सेपियंस एक दूसरे की क्लोजेस्ट रिलेटिव स्पीसीज थी और इन दोनों के डीएनए में सिर्फ 0.12% का डिफरेंस था, जो इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा अंतर पैदा करता है। होमो सेपियंस के आने के बाद तो जैसे इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जिसके बाद आने वाले सालों में इन्होंने कई हैरतअंगेज और रोचक आविष्कार किए और ऐसे सबूत पाए जाते हैं कि मानव इतिहास की पहली बोट होमो सेपियंस के द्वारा ही बनाई गई थी। नाव का आविष्कार आदि मानव के जीवन को काफी आसान बना रहा था और जितनी पैदल यात्रा उनको करनी पड़ती थी, समुद्र के रास्ते से उनकी मेहनत आधी हो जाती थी। होमो सेपियंस के आगमन के 45,000 साल बाद अंततः वो पल आया जब इंसानों ने बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान बोलने वाली पहली भाषा का इजाद किया गया, जिसकी वजह से इंसानों के बीच में वार्तालाप पहले से कई गुना आसानी से की जा सकती थी। इसी के 10,000 साल बाद से बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं के काफी सारे अवशेष पाए जाने लगे और ऐसा देखा जाता है कि व्यापार संप्रदा का पहला पड़ाव इसी समय से शुरू हुआ था। 30,000 साल बाद औरतों के गहनों का आविष्कार हुआ, जिनमें वो पत्थरों के टुकड़ों को किसी नग की तरह अपने गले के चारों ओर पहना करती थी, और ऐसे ही हाथ की ज्वेलरी भी धीरे धीरे प्रचलन में आने लगी। समय के साथ साथ इंसानों के दिमाग की सोचने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ती गई और उन्होंने ये दिमाग लगाया कि जिन जानवरों का वो शिकार करते हैं, शायद उनका काम सिर्फ शिकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके शरीर के अलग अलग अंगों से वो और भी कई सारी उपलब्धियां बना सकते हैं। और इसी एक आइडिया के दम पर आने वाले 50,000 सालों में मनुष्यों ने जानवरों की खाल का एक नया इस्तेमाल खोज निकाला और उनका प्रयोग अपने बदन को ढकने के लिए करने लगे, और यहीं से परंपरा शुरू हुई कपड़े पहनने की। इस समय के बाद से तो जैसे ह्यूमन कल्चर हर साल हमें एक नया पहलू दिखा रहा था, क्योंकि हमारे दिमाग की काल्पनिक शक्ति में आए इस उछाल के कारण हम लोग कला के क्षेत्र में भी अपनी काल्पनिक शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे। हम भालों से शिकार करने के अलावा जाल बिछाने के अलग अलग तरीकों पर भी काम करने लगे थे। इसके अलावा समय के बीतने के साथ मनुष्य अलग अलग परंपराओं का भी निजात करते जा रहा था और इसी समय पहली बार किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दफनाने की संस्कृति शुरू हुई। ये सारे बदलाव सिर्फ 17,000 सालों के अंतराल में आई और इस समय के बीत जाने के बाद आदि मानव की शिल्प कला कई गुना सुधर गई। गुफाओं में चित्रकारी करने की शुरुआत आज से 33,000 साल पहले की गई थी, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और समय का पहिया जब ऊपर आता है तो नीचे कुछ कुचलता भी है। इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए इस आधुनिकता में होमो इरेक्टस की संपूर्ण प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई और यहीं से पुरानी मानव सभ्यताओं और प्रजातियों के विलुप्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आगे आने वाले 15,000 सालों में जहाँ एक तरफ होमो फ्लोरेसियंसिस जैसी नई प्रजातियों ने जन्म लिया, तो वहीं दूसरी ओर अनेकों पुरानी प्रजातियां विलुप्त भी हो गई। इस समय के बाद वाले 8,000 साल मनुष्य के दुनिया भर में फैलाव के लिए सबसे आवश्यक थे और इसी अंतराल में विश्व का हर कोना मानव जनसंख्या से भर चुका था। इन 8,000 सालों के बीत जाने के बाद इंसानों ने खेती करना शुरू किया और अनाज का बोया जाना दुनिया भर के हर एक इलाके में प्रारंभ हो चुका था। ये साल इंसानों और जानवरों के रिश्ते के लिए भी बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण था और इसी बीच इंसानों ने कुत्तों को पालना शुरू कर दिया और कुत्ते इंसानों के सबसे पहले पालतू जानवर बने। इस बात से शायद आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि आखिर कुत्तों और इंसानों का रिश्ता ही सबसे प्यारा रिश्ता क्यों होता है और बाकी जानवरों के साथ इतना लगाव से भरा रिश्ता इंसानों का क्यों नहीं है। अगले 4,500 सालों तक इंसानों ने कई अलग अलग तरह के अनाज बोए और उसी खेती के भरोसे उन्होंने अपना भरण पोषण किया और शाकाहारी खाद्य पदार्थों में काफी विविधता आई। आदि मानव का रुझान मांसाहारी से शाकाहारी भोजन की ओर भी आने लगा, लेकिन मनुष्य को एक बार फिर से ऐसा लगा कि उसकी संवाद शैली में अभी भी कोई कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने संपर्क करने का एक नया माध्यम खोज निकाला और आज से तकरीबन 5,000 साल पहले विश्व की पहली लिपि का आविष्कार हुआ, जिसे बहुत जल्द ही दुनिया भर के अलग अलग प्रांतों में अपनाया जाने लगा। धीरे धीरे इंसानों ने लोहे के अलावा अलग अलग पदार्थों की ओर भी अपना रुख किया और पत्थरों के अलावा ब्रोंज जैसी धातुओं के साथ अलग अलग तरह की चीजों का निर्माण किया और आविष्कार करने की परंपरा का सबसे आधुनिक मोड़ यहीं से शुरू हुआ।
ब्रोंज और अन्य धातुओं के आधुनिक इस्तेमाल की शुरुआत के कुछ ही सैकड़ों सालों बाद पहिए का आविष्कार हुआ, जिसने मानव इतिहास की पूरी नींव ही पलट दी। इसी क्रांतिकारी आविष्कार के साथ आज से 4000 साल पहले शुरू हुई विश्व की सबसे पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के आरंभ के बाद मानव विकास ने अपना सबसे तेज रूप लिया, जो अगर शायद कभी ना लिया जाता तो हम इंसानों की आज वो आधुनिक स्थिति ना होती और हम आज भी कुछ पिछड़ी हुई चीजों के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे होते और आपके हाथों में शायद मोबाइल जैसी कोई टेक्नोलॉजी भी ना होती। हमारे वर्तमान समय में आने में अब सिर्फ 4000 साल बचे हैं। सोचिए, एक पहिए को बनाने से लेकर चंद्रमा पर जाने तक हमें सिर्फ 4000 सालों का वक्त लगा। आखिर इस समय में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण परिवर्तन का चक्र इतनी तीव्र गति से शुरू हो गया कि जहाँ हम लोगों ने लिखना बस सीखा ही था, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने ब्रह्मांड की ही गुत्थियों को सुलझा लिया। इस अकस्मात बदलाव के पीछे कौन से बड़े कारण थे और ऐसी कौन सी मुख्य घटनाएं थी जिनकी वजह से हम इंसान आज इंसानों का रूप ले पाए हैं? ऐसे कई राज हैं जिनको समय अपने अंदर दबाकर बैठा है और आने वाले वक्त में हम उन्हीं राजों से पर्दा हटाने वाले हैं। और अगर आपको भी उस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बनना है तो किसी भी हाल में अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साल 3500 ईसा पूर्व, जगह मेसोपोटामिया। इस स्थान पर आने का सबसे मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली सभ्यता की शुरुआत हुई थी। ये वो पहला चरण था जब आदि मानव किसी सभ्य पुरुष में परिवर्तित होने के लिए आगे बढ़ा था। खेती करने की शुरुआत सबसे पहले इसी क्षेत्र से हुई थी और मांसाहारी भोजन के बजाय शाकाहारी भोजन पर आंशिक रूप से निर्भर होने की परंपरा भी सबसे पहले इसी जगह से शुरू हुई थी। इतिहासकारों के द्वारा पाए गए साक्ष्यों के अनुसार ये मानव जाति का वो पहला समूह था जिसके लिए सिर्फ भोजन करना और शिकार करना ही सब कुछ नहीं था, बल्कि कला का मुख्य तौर पर सबसे पहला प्रदर्शन इसी सभ्यता ने दिखाया, जिससे इस बात का पता चलता है कि ये सभ्यता कला प्रेमी थी और उसी कला को बढ़ावा देने के लिए सदैव आतुर भी रहा करती थी। जानवरों और इंसानों का जो बेजोड़ रिश्ता आज हमारे सामने मौजूद है वो भी इसी सभ्यता से शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले जानवर इंसानों के लिए किसी खाने से कम नहीं हुआ करते थे। पर जब उन प्राचीन कालीन मनुष्यों ने जानवरों की अहमियत जानी तब उन्होंने इन बेजुबान जीवों को भी अपना मित्र बनाने की ठान ली और इसी के चलते इन सभ्यताओं के सभ्य होने की परंपरा यहीं से शुरू हो गई। सभ्यताओं की यह हलचल सिर्फ एक जगह पर ही सीमित नहीं रही, बल्कि मानव जाति के एक हिस्से के द्वारा शुरू किया गया ये कदम एक संदेश की तरह धीरे धीरे दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगा और मेसोपोटामिया सभ्यता के 200 साल बाद शुरुआत हुई विश्व की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये सभ्यता बहुत विख्यात है और इसे आप हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से भी जानते होंगे। इस सभ्यता का आगमन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी छलांग थी, क्योंकि आचार व्यवहार से लेकर कुशलता से कार्य को अंजाम देने की संप्रदा भी इसी सभ्यता ने दी है। व्यवसायिक गतिविधियों की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी, जिनमें शुरुआत में तो वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यवसाय किया जाता था, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि सभ्यता ने जिस हिसाब से अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया था वो आज के इंजीनियरों के लिए भी एक सीख है, क्योंकि अनपढ़ होने के बावजूद बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करे जिस स्तर से उच्च कोटि का ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों ने अपने पूरे इलाके में बनाकर रखा था वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके अलावा इस सभ्यता के कुछ ऐसे सबूत भी मिलते हैं जिससे हम ये मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद इस सभ्यता ने ऐसी कई नई फसलें इजाद की थी जो आज भी प्रचलन में है। इसके अलावा इस सभ्यता ने आर्किटेक्चर के मामले में भी कई मुकाम हासिल किए थे और इसी कारण सबसे विख्यात होने के साथ साथ ये मानव जाति की सबसे प्रमुख और आवश्यक सभ्यता भी कही जाती है। कुछ 150 साल बाद कुछ ऐसे ही प्रमाण मिस्र में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर रोमांचक से ज्यादा तो रहस्यमयी साक्ष्य मिलते हैं। मिस्र वो पहला स्थान था जहाँ पर राजा और रानियों के शासन की परंपरा शुरू हुई थी। इस सभ्यता के बारे में आज भी कुछ भी पुख्ता तौर पर पता नहीं लग पाता, क्योंकि जितना ज्यादा कोई गहराई में घुसता है उतना ही वो रहस्यों के माया जाल में दफन होते चला जाता है और इसी कारण इससे संबंधित जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो हमें और ज्यादा आशंका में डाल देते हैं। लेकिन कहानियां सिर्फ यहीं से खत्म नहीं होती, बल्कि 550 साल बाद शुरू हुई मायन सभ्यता ने ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। मायन सभ्यता रईसों की सभ्यता थी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक अमीर लोग घूमा करते थे और अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को लेकर इनका ज्ञान उस जमाने के हिसाब से अलौकिक था। इन्होंने न सिर्फ खगोल शास्त्र की शुरुआत की बल्कि उसको काफी हद तक विकसित भी किया था। आज जितने भी अंतरिक्ष संबंधी सबूत हमें देखने को मिलते हैं उनकी नींव कहीं न कहीं इसी सभ्यता ने रखी थी। इस तरह मानव इतिहास में आई इन सभ्यताओं को देखकर एक बात कही जा सकती है कि ये सभ्यताएं अलौकिक और अप्रतिम थी। जिस प्रकार से अभी तक हमने जितनी भी सभ्यताओं का जिक्र किया है जिन्होंने हमें अद्भुत चीजों से परिचय करवाया, ऐसे ही हर एक सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया है और अपने अपने स्थान पर वो सभी अद्वितीय ही थी। जैसे चीनी सभ्यता ने हमें बारूद, कागज, कंपास, शराब और ऐसे 10 को बेहतरीन और क्रांतिकारी आविष्कार दिए, वहीं उसके बाद आई प्राचीन ग्रीक सिविलाइजेशन ने ज्योमेट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे विषयों की आधारशिला रखी। पाइथागोरस, आर्किमिडीज, सोक्रेटिस, यूक्लिड, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे सभी बड़े बड़े नाम इसी सभ्यता के दौरान जन्मे थे, जिन्होंने हमें इतने अनमोल आविष्कार दिए हैं कि इनका जिक्र करना भी मुश्किल है।
फिर क्या था, रोमन, पर्शियन, एज़टेक और इनकैन जैसी दशकों सभ्यताएं आती गई, जाती गई और देखते ही देखते 4,500 साल बीत गए और हम पहुंच गए आधुनिक युग के सबसे पहले जमाने में, यानी कि साल 1000 में। इस दौर तक आते आते इंसानों की पूरी छवि सर से लेकर पांव तक बदल गई थी। अलग अलग प्रांतों में वस्त्रों से लेकर भाषाओं तक सब कुछ विभाजित हो गया। भारत जैसे देशों में राज शासन अपने चरम पर पहुंच गया और कुछ ऐसा ही हाल दुनिया भर के बाकी देशों में भी हुआ, जहां साम्राज्य सत्ता और ताकत के लालच में एक दूसरे से ही भिड़ने लगे और कभी शांति और एकता से जुड़ी हुई ये पृथ्वी आज कुछ जमीन के टुकड़ों में विभाजित हो गई। लेकिन इसी दौर के बाद समय पंख लगाकर भागा, क्योंकि हर साल किसी न किसी बड़े व्यक्ति का जन्म हो रहा था, जिसने इंसानों के लिए दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोई आविष्कारक, कोई वैज्ञानिक तो कोई कलाकार, हर कोई अपने आप में अद्वितीय। 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ, 1643 में न्यूटन का, 1847 में थॉमस अल्वा एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, 1856 में सर निकोला टेस्ला का, 1863 में मोटर कार के आविष्कारक हेनरी फोर्ड का, और यही सूची महान आविष्कारकों से भरती गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस, जितने लोगों के नाम लेते जाएंगे कोई ना कोई छूट ही जाएगा। और इसी समय के 100 सालों बाद 21वीं सदी में आते हैं हम लोग, हाथों में मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट की वजह से इस समय ये वीडियो देखते हुए। जरा कल्पना कीजिए कि जिंदगी और जीवन दोनों कहां से शुरू हुए थे और आकर अंत में कहां पर खत्म हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, समय का पहिया फिर घूमेगा। धीरे धीरे हम इंसान धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर भी चले जाएंगे, फिर चंद्रमा पर भी चले जाएंगे, और इन्हीं क्रांतिकारी कदमों की गिनती तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो चीज शुरू हुई है उसका कभी ना कभी अंत होना भी निश्चित है। और इसी सिद्धांत के चलते वैज्ञानिक हमारे सामने रखते हैं द ग्रेट मास एक्सटिंक्शन की एक नई थ्योरी। अभी तक हमारी धरती ने कुल मिलाकर 5 मास एक्सटिंक्शन देखे हैं, पर उन सब में सबसे बड़ा और विध्वंसकारी होगा ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन, जिसे नाम दिया गया है द ग्रेट मास एक्सटिंक्शन। ये वो दुर्घटना है जो पूरी मानव सभ्यता का विनाश करेगी, और इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे जरूरत से कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हर साल हमारी तादाद करोड़ों में बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारे संसाधन भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खेतों की संख्या कम होती चली जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, प्रकृति लगभग नष्ट होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, धरती की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। लेकिन हमारी तादाद में वृद्धि फिर भी नहीं रुक रही। आज से लगभग 100 साल बाद अंततः यही होगा कि जनसंख्या अत्यधिक हो जाएगी और संसाधन सीमित, जिसके कारण संसाधनों की कीमत और अधिक बढ़ती जाएगी। जिस तरह प्याज के दाम तभी बढ़ते हैं जब उनकी मांग ज्यादा होती है और बाजार में उनकी मात्रा कम, ठीक इसी तरह अगर जनसंख्या का पारा भी बेकाबू होकर कुछ इसी तरह बढ़ता रहा तो देश के देश ध्वस्त हो जाएंगे। और दुर्भाग्य से इसमें सबसे पहला नाम भारत का ही होगा, क्योंकि सबसे तीव्र गति से जनसंख्या भारत में ही बढ़ रही है। और इन सब के विपरीत अगर काम करने वाले नवयुवकों की गिनती की जाए तो उसका दर दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। परिणाम आज आप सबके सामने है। सरसों का तेल 200 के करीब पहुंच चुका है और पेट्रोल 100 का कांटा पहले ही पार कर चुका है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर प्रदूषण और जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब इंसान खाने के एक निवाले के लिए भी किसी अपने को मारने पर आतुर हो जाएगा, और शायद तब भी हम लोग दोष सरकार पर ही डाल देंगे। लेकिन इन सारे घटनाक्रम में दोष पूर्णतः सिर्फ सरकार का ही नहीं है, बल्कि जनता का भी उतना ही दोष है, जिसने लापरवाही बरती और समय पर सचेत नहीं हुई। यूं तो कहने को हमारे पास अभी भी 100 साल का समय है, लेकिन स्थितियां अगर अभी से सुधरनी शुरू न हुई तो हमें अपने दुर्भाग्यशाली अंत का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। और अगर हम लोग ऐसे किसी खतरे से बच भी गए तो आज नहीं तो आज से 1000 साल बाद एक बड़ा सा उल्का पिंड हमारी ओर बढ़ता चला आएगा, जो इस पूरी धरती का सर्वनाश कर देगा। लेकिन जीवन तब भी खत्म नहीं होगा। धरती पर नहीं तो मंगल पर ही सही जीवन सदैव चलता रहेगा। और फिर कुछ वैज्ञानिकों का समूह एक दिन वहाँ पर आज से हजारों साल बाद ये शोध करेगा कि आखिर धरती पर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण वहाँ पर जीवन का सर्वनाश हो गया। और जो रिसर्च हमने इस वीडियो की सीरीज को बनाने में की है, कुछ वैज्ञानिक उसी रिसर्च को दोबारा शुरू करेंगे और फिर से वही परिणाम निकलेंगे जो हमने आपको अभी इसी वक्त बता दिया है। खैर, ये तो समय का चक्र है जो एक दिन घूमकर वापस उसी जगह पर जाना है जहां से इसने कभी अपनी शुरुआत की थी। लेकिन फिलहाल के लिए समय के पहिए के साथ हमारी 7 एपिसोड की ये इंफोटेनमेंट वीडियो सीरीज यहीं खत्म होती है। इस पूरी सीरीज में हमने आपको ब्रह्मांड और सौरमंडल की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक की सारी गतिविधियां बताई, जिसकी खोज करने में हमें भी काफी समय लगा, पर अंततः वो सारी मेहनत रंग लाई। उम्मीद करते हैं आपको इस पूरे विवरण में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। इसके अलावा और किस टॉपिक के ऊपर आप एक पर्टिकुलर वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।